बाजार बोलता है। इसमें पहले एफआईज डीआईज का डेटा देखेंगे कि फ्राइडे को किस तरह का देखने के लिए मिला, और एफआईज डीआईज दोनों की ही तरफ से अच्छी खरीदारी इंडियन मार्केट में होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 25,200 300 इन सभी लेवल्स को लगभग निफ्टी पार करता हुआ दिख रहा है। डीआईज की जरूर बिकवाली थी करीब 3198 करोड़ रुपए की, लेकिन एफआईज ने 5318 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये एक ज़बरदस्त डेटा जो कि एफआईज की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो यहाँ पर डाउ में करीब 1/4% की बढ़त, आधा फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिली। वहीं शंघाई, हैंसेंग और निकाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लाल रेड मार्क देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर से चीन के मार्केट ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डेटा अच्छे नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर हाउसिंग डेटा भी ख़राब आया है, वहाँ पर जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो थोड़ी स्लो होती हुई दिख रही है, जिसका इम्पैक्ट है वहाँ पर। और पीछे जो उन्होंने स्टिमुलसेस दिए थे उनका कोई भी इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी कॉज ऑफ ए कंसर्न है, और वहाँ पर काफ़ी कुछ इस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था तो यहाँ पर चाइना में स्थिति अभी ठीक नहीं है। निकाई में थोड़ा सा जापानीज़ येन को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। दोबारा से कुछ उनके डेटा आए थे वीकेंड्स में, जहाँ पर कि लग रहा है कि जापानीज़ सेंट्रल बैंक को हो सकता है कि आने वाले समय में फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब है कि उनकी येन में दोबारा अप्रिसिएशन, और उसका इम्पैक्ट हम पहले भी देख चुके हैं कि वहाँ के मार्केट में तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी एक बार। कोस्पी यहाँ पर हरे निशान में है, करीब 1/4% ऊपर। साथ ही एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का आज टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट है। तो गेनर्स की लिस्ट में गुजरात गैस, जहां पर कि मर्जर की खबरें हैं, 8% ऊपर। एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 7% ऊपर है। गोदरेज एग्रो यहाँ पर करीब 6.5% का उछाल। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में करीब 6% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं सुवेन फार्मा में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स, जिन काउंटर्स में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उनमें जीनस पावर यहाँ पर ऑर्डर मिला, उसके बाद अपर सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर बात करेंगे। डिक्सन टेक यहाँ पर करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आशापुरा, किर्लोस्कर ब्रदर और जय कुमार इंफ्रा, इन सभी में 3 से 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्या कुछ ग्लोबल खबरें हैं, एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं, अमेरिका से और यूरोप से। तो अमेरिका में महंगाई दर 1.7% पर आ गई है, जिसका कि जो कि माना जा रहा है कि इस साल का न्यूनतम स्तर है। तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि सितंबर में रेट कट आ रहा है। अब वो 25 होगा, 40 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, ये तो हमें सितंबर के जब 18 सितंबर को अनाउंसमेंट होगी तब पता लग जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप में भी महंगाई दर कम हो गई है। यूरोप में महंगाई दर 2.2% पर आ गई है, जो कि 2021 के बाद न्यूनतम स्तर पर है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका और यूरोप दोनों में ही इंटरेस्ट रेट अब कट होने की बातें हो रही हैं। अमेरिका में इसी मीटिंग में हो जाएगी, यूरोप में हो सकता है कि आने वाले कुछ संकेत मिलें। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं? कोई पर्टिकुलर काउंटर्स या लिस्ट है आपके पास जहां पर कि जिन शेयरों पर आपको लगता है कि अगर ग्लोबली रेट कट होते हैं तो कोई पर्टिकुलर शेयर या थीम जहां पर कि आप फोकस करेंगे? देखिए विवेक जी, आपने डाउ जोन्स की बात की, तो डाउ जोन्स में यहाँ पे बड़ा बेस ब्रेकआउट है, तो 2000 पॉइंट की यहाँ से अपसाइड दिख रही है। तो ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे रहेंगे। रेट कट के लिए कोई विशेष में ऐसा कनेक्ट स्टॉक्स के साथ नहीं बना पा रहा हूँ कि इंटरनेशनल रेट कट होता है। जनरली थोड़ा सा मिडिल काउंटर्स में जरूर तेजी रहती है, लेकिन अगर चार्ट्स पे देखें तो मिडिल काउंटर्स फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है, और कंसोलिडेशन फैग एंड पे प्रोबेबली रेट कट के बाद मेटल्स में थोड़ी सी रैली डेवलप होती हुई दिख सकती है। लेकिन बाकी ऐसा कोई सेक्टर में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जो ग्लोबल रेट कट से इंडियन मार्केट में कोई ऐसा इम्पैक्ट आए। बिल्कुल। तो यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा सेक्टर, क्योंकि जो सेक्टर आईटी था वो काफ़ी चल चुका है, करीब 35% की बढ़त हम उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। मेटल सेक्टर में ज़रूर बढ़त की बातें हो रही है, लेकिन वहाँ चाइना स्लो डाउन है और अमेरिका रेट कट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। अब एक बड़ा कंज्यूमर बूस्ट कर रहा है और एक बड़े कंज्यूमर के यहाँ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मेटल पर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चल लेते हैं। संजीव जेनेवर जी का सवाल है, होनासा के शेयर हैं सर इनके पास, प्लीज़ एडवाइस।
देखिए हुनासा पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है लगभग 175 180 दिन का स्टॉक में ब्रेकआउट था 26 अगस्त को। उसके बाद से 6-7 दिन हो गए कंसोलिडेशन में। ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है 503 रुपए से लेके 480 के बीच में। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 480 के क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर में हाई लाइकली है कि स्टॉक में 700 रुपए तक का अप मूव मिलेगा, लेकिन अगर बाजार में यहाँ से करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25-500 के बाद वो पहले आना स्टार्ट होता है तो फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट को चलना मुश्किल होगा, क्योंकि फैग एंड पे ब्रेकआउट आ रहा है। ऐसे केस में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट केवल स्टैंड अलोन अगर चार्ट पैटर्न पे जाऊं तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम था, उसके बाद रिटेस्ट पे एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम है। हाई लाइकली है कि स्टॉक रिवर्स करके 700 रुपए तक जा सकता है। जी, रवि साधन जी का सवाल है, सुजलॉन में सर कोई फ्रेश एंट्री बनती है क्या? देखिए सुजलॉन आप ही के प्लेटफॉर्म पे 56 पे जब ब्रेकआउट आ रहा था तब मैंने लॉन्ग इनिशिएट करवाया था। 90 का टारगेट था, 84 का हाई बना है। उसके बाद एक बार हमने आई गेस आपके शो पे लाइव जब थे तब मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, क्योंकि 71 तक पुल बैक दिख रहा है। जिस हिसाब से नीचे आ रहा है हाई लाइकली है कि 71 शायद होल्ड ना हो और पुल बैक थोड़ा सा डीपर 66 तक हो। तो फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह है, एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड आपको अवॉइड करना चाहिए। जी, रिकी गोयल जी का सवाल है, सर सीएसबी बैंक पर 372 पे बाय किया हुआ है, बहुत लॉस में है, पूछ रहे हैं क्या करूं? सर फ्यूचर में भी बता दीजिए क्या लूं? इन्होंने एबॉट में भी काफ़ी बड़ा लॉस किया 40,000 रुपये का। सर सीएसबी में भी लॉस है, एबॉट में भी लॉस है, स्टॉक मार्केट में अभी तक इन्होंने कुछ प्रॉफिट की बात तो शायद देखी नहीं है, क्या करें सर? देखिए मेरे ख्याल से ये सवाल लास्ट वीक भी आया था। एबॉट में शॉर्ट पोजीशन थी इनकी, तब भी हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 29,200 29,500 ये लेवल निकलने के बाद स्टॉक में लगभग 3,000 रुपए की रैली रहेगी और इनको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। वहां शायद 40-50 रुपए का लॉस हो रहा था। अभी भी एबॉट में जो ब्रेकआउट आया है 29,226 रुपए पे आया है, बड़े वॉल्यूम के साथ आया है। पुल बैक में कहीं भी 29,200 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए। ब्रेकआउट का टारगेट 32,500 से 33,000 रुपए का है। दूसरा सीएसबी बैंक कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, हालांकि मल्टी मंथ बेस के आसपास है। 310 से 320 ये मेजर सपोर्ट है। फिलहाल नहीं लग रहा है टूटेगा, लेकिन इवेंचुअली आगे जाके 4-6 हफ्ते में हाई लाइकली है कि ये सपोर्ट लेवल टूट सकता है। तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी, करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लेंगे तो बेहतर है। थोड़ा सा अगर वेट करना चाहते हैं तो 310 के स्टॉप लॉस से वेट कर लीजिए। अगर किसी तरह का बाउंस बैक आता है तो 340 350 तक आ सकता है। चांसेस 25% है, 75% चांसेस है कि साइडवेज रह के 310 का ब्रेकडाउन देगा। तो मेरी तरफ से आउटराइट एग्जिट की सलाह रहेगी। सर कोई स्टॉक है जो कि इनको यहाँ पर ये प्लस कर लें और कुछ पैसा बना लें? देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। क्रूड में भी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ट्रायंगल के लोअर एंड से बाउंस बैक आया है और ये केवल बाउंस बैक है, वापस से नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे तो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। हिंद पेट्रोल लिया जा सकता है, ऊपर में 530 550 तक के टारगेट मिल सकते हैं 2 से 3 महीने में। आईओसी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है तो आईओसी भी बाई किया जा सकता है। बीपीसीएल भी उतनी अच्छा लग रहा है, लेकिन तीनों में सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न आईओसी का है। ऑलमोस्ट फैग एंड पे है, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आएगा, बड़ा मूव देगा 230 240 तक। सेकंड बेस्ट पिक हिंद पेट्रोल लग रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक चलना स्टार्ट किया है तो फॉलो थ्रू मूव है 530 तक जा सकता है। जी, अनीता गर्ग जी का सवाल है गोपाल स्नैक्स पर, सर इनके पास 401 रुपये के आईपीओ में मिले थे, अब क्या करना है? और देखिए आईपीओ कभी भी आपको मिलता है तो 2 से 3 दिन में अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बड़ा बेस बनने जाता है। कुछ स्टॉक्स 4-6 महीने में बेस कंप्लीट कर लेते हैं। पीईजीएल जैसे स्टॉक को 10 साल लग गया था बेस कंप्लीट करने में। तो ये बेसिंग आउट पैटर्न में है फिलहाल, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है। 320 का सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 366 निकलने के बाद स्टॉक में तेजी बनेगी लगभग 420 430 की, लेकिन बहुत जल्दी ना ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है ना ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर ये 2-3 महीने और समय काट सकता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो रखिए। मैं जनरली इस टाइप के पैटर्न से एग्जिट की सलाह देता हूं, तो मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी कि आप एग्जिट करके किसी ट्रेंडिंग काउंटर में जाइए, वहां पे आपकी कैपिटल जल्दी अप्रिशिएट होगी। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, दीपक नागर जी। दीपक जी गुड मॉर्निंग सर,
पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास मिंडा कॉर्प तो शेयर है 528 के रेट पर, और एक अरविंद के शेयर है 410 के रेट पर, तो क्या करना है इसमें? 528 के मिंडा कॉप हैं और अरविंद लिमिटेड भी इनके पास है। पहले मिंडा कॉप पर सवाल ले लेते हैं। अंशुल जी, मिंडा कॉप ये शेयर बहुत तेज़ी से चला था और उतनी ही तेज़ी से वापस भी लौटता हुआ दिखाई दिया। 650 की रेंज तक पहुंच गया था ये ऑलमोस्ट, और वहां से 570 की रेंज पर आ गया। अब क्या करना है? प्रॉफिट तो है इन्हें? देखिए विवेक जी, इसमें एक ब्रेकआउट बना था और स्टेज 4 का ब्रेकआउट था, बेस 4 से ब्रेकआउट था। 530 पे वर्टिकली अपना टारगेट किया और वर्टिकली डाउन मूव आ रहा है, तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म बाइंग क्लाइमैक्स है। ये स्टॉक अब 3 से 6 महीने बेसिंग आउट पैटर्न में जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत बुक करके बाहर हो लीजिए, अगर लॉस में है तो और भी जल्दी बुक करके बाहर हो लीजिए, क्योंकि अब ये स्टॉक 3 से 6 महीने कंसोलिडेशन में जाएगा। पुल बैक थोड़ा सा डीपर हो सकता है 506 और 480 रुपए तक, तो इमीडिएट आउटराइट एग्जिट की सलाह रहेगी मिंडा कॉर्प से। दूसरा स्टॉक इनका अरविंद था, इसमें बेस जी। ऑन बेस पैटर्न है लेकिन साइडवेज है स्टॉक, मोमेंटम मिसिंग है, तो इसको भी अवॉइड की सलाह रहेगी। अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं 369 के स्टॉप लॉस से। फ्रेश बाइंग के लिए कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो अवॉइड की सलाह रहेगी फ्रेश बाइंग के लिए। बिल्कुल। तो अरविंद लिमिटेड और साथ ही मिंडा कॉप दोनों पर सर आपको राय मिल गई है। एक हमारे दर्शक हैं कृष्णकांत जी। हाय सर, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सर। कृष्णकांत जी, इनका एरिडा पर सवाल है। 235 शेयर हैं, 267 की एवरेज पे 2-3 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। इनका प्यार इनके मैसेज में भी दिख रहा है, इन्होंने कई बार मैसेज किया है। कृष्णकांत जी, एक बार में ही हम प्यार को समझ लेंगे सर। एरिडा में इनके पास 235 शेयर हैं, 267 की एवरेज के। सर क्या करना है? देखिए विवेक जी, एर्डा हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिकमेंड कर रहे हैं 12 से 18 महीने, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें तो एक रेंज का बॉटम है 236 रुपए के आसपास। स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर 236 टूटता है तो जो बड़ा ब्रेकआउट था 199 का, उसको रिटेस्ट करने स्टॉक नीचे आएगा, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए 236 के अराउंड। अगर ये लेवल टूटता है तो वापस से 199 के अराउंड ऐड करना चाहिए। 12 से 18 महीने का समय देते हैं तो स्टॉक में यहाँ से लगभग 400 रुपए तक की अपमूव आ सकती है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स। जी, एक बार भारत की जो सबसे बड़ी डेटा होता है जीडीपी ग्रोथ का, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि Q1 जीडीपी ग्रोथ 6.7% रही, लेकिन इस जीडीपी ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 5 तिमाही के लोएस्ट स्तर पर थी। हमने भी बात की थी कि ये 6 तिमाही के लोएस्ट लेवल पर आ सकती है, तो 5 तिमाही पर बात थम गई। एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ डेटा था, किस तरह का डेटा था, और क्या कुछ सेक्टर्स थे जहां पर की ग्रोथ दिखी और किन सेक्टर्स ने थोड़ा धीमापन दिखाया। तो रियल जीडीपी ग्रोथ अगर देखें तो 6.7% रही। अगर हम इसको लास्ट ईयर उसी क्वार्टर से यानी कि Q1 से कंपेयर करें तो 8.2% के मुकाबले 6.7%, और Q on Q Q4 में जो जीडीपी ग्रोथ आई थी वो 7.8% थी, तो वहाँ से भी घटी है जीडीपी ग्रोथ। अब इसमें घटने की बड़ी वजह अगर हम देखें तो एग्री सेक्टर की ग्रोथ 2% रही है। हमने बात भी की थी कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्री मॉनसून वाली एग्री ग्रोथ है। अब जो मॉनसून पीरियड वाली एग्री ग्रोथ आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और पोस्ट मॉनसून वाली जो एग्री ग्रोथ होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो 0.6% के मुकाबले 2%, 3.7% के मुकाबले 2%, तो YOY ग्रोथ घटी है और Q on Q ग्रोथ बढ़ी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक है, क्योंकि 8.3% है। अगर हम इसको Q on Q देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है, और YOY देखें तो थोड़ा सा स्लाइट डिक्लाइन है 0.1% का, तो 8.4 से 8.3%। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर भी सेम रुझान, अगर हम देखें इसको YOY तो गिरी है, Q on Q तो बढ़ी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ जीडीपी नंबर हैं, जहाँ पर कि कहीं कोई सेक्टर Q on Q बढ़ रहा है और कोई सेक्टर YOY बढ़ रहा है। अंशुल जी, कुछ एक शेयर्स जो कि जीडीपी से प्रभावित होते हैं, लाइक रैलिस इंडिया, जैन इरिगेशन, L&T, कमिंस, इंडियन होटल, इन्फोसिस, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एग्री से जुड़े हुए कुछ काउंटर हैं, रैलिस, जैन इरिगेशन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इन सभी में कुछ ना कुछ मूव रहते हैं। इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कुछ एक सेक्टर जो जीडीपी ग्रोथ और मैक्रो इंडिकेटर्स के साथ सीधे जोड़े जाते हैं, L&T, कमिंस जैसे सेक्टर।
सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में बैंकिंग, आईटी, होटल्स, इन सभी को जोड़ा जाता है, लाइक इंडियन होटल, इन्फोसिस। कोई पर्टिकुलर शेयर जो कि आपकी लिस्ट में हो, कोई पर्टिकुलर सेक्टर आपकी लिस्ट में हो जो कि आपको लगता है कि सितंबर मंथ के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, और कंसीडरिंग कि जीडीपी ग्रोथ भी उनके फेवर में जा रही है? सर आप प्लीज अनम्यूट योर माइक। अंशुल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए विवेक जी, लास्ट वीक भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब जीडीपी नंबर नहीं आए थे, कि एग्री सेक्टर में ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, और हमें यहाँ से भी अभी एग्री सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। दीपक फर्टिलाइजर हमारी टॉपिक है, हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, यहाँ पे 1250 रुपए तक लग रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवराज सिंह चौहान जब से एग्रीकल्चर सेक्टर संभाल रहे हैं, उसके मंत्री बने हैं, उनका काम करने का जो तरीका है, मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, वहां पे वो सीएम रहे हैं, तो उनका काम करने का जो तरीका है, पहले बेस बनाते हैं, उसके बाद से आपको ग्रोथ एकदम से दिखती है। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्री सेक्टर में एक बेस बनेगा, उसके बाद ग्रोथ दिखेगी, और ये स्टॉक्स में भी जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी लंबी तेजी रहेगी इन स्टॉक्स में। फर्टिलाइजर स्टॉक में लार्ज कैप दीपक फर्टिलाइजर हमें अच्छा लग रहा है 1250 के टारगेट के साथ, लेकिन एकदम ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है रैलिस इंडिया। इस स्टॉक में 360 रुपए निकलने के बाद एक ब्रेकआउट बनेगा, 340 के स्टॉप लॉस से बाइंग बनेगी, ऊपर में 440 का टारगेट रहेगा। 360 निकलने के बाद हम अपने क्लाइंट्स को ब्रेकआउट बाय रिकमेंड करेंगे। फिलहाल हमने वॉच लिस्ट में जरूर रखा हुआ है, लेकिन बाय हम ब्रेकआउट के बाद ही करेंगे जब 360 रुपए निकलेगा। तो आपके दर्शक भी 360 के बाद 340 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं, 440 रुपए का टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, आज हम देख भी रहे हैं कि फर्टिलाइज़र शेयरों में एक बार फिर मूव बना है, और एग्री सेक्टर के शेयरों में जैसे गोदरेज एग्रो हो गया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हो गया, और कुछ एक और शेयर हैं, मैं अभी लिस्ट में देख रहा था, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हो गया, यहाँ पर कुछ एक अच्छा ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अंशुल जी, और कोई शेयर है आपकी लिस्ट में? देखिए विवेक जी, फिर ऑटो स्पेस से आता है, या तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देख सकते हैं, या बजाज ऑटो देख सकते हैं। मुझे दोनों में बजाज ऑटो ज्यादा अच्छा लग रहा है, सर क्योंकि मैं वहां पे इस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर का फिर मैं डेटा ले लेता हूं पहले दर्शकों के लिए, फिर आराम से बात करते हैं। तो एक बार ऑटो सेक्टर का डेटा भी देख लेते हैं, क्योंकि अगस्त बिक्री के डेटा भी आए हैं उनके, और ज़्यादातर कंपनीज़ के। तो हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स में जो ग्रोथ आई है वो करीब 5% देखने के लिए मिली। वहीं टीवीएस मोटर की ग्रोथ अगस्त में करीब 13% बढ़ी है। टाटा मोटर्स की सेल डिक्लाइन हुई है करीब 8%, और मारुति की सेल डिक्लाइन हुई है करीब 4%। टोयोटा किर्लोस्कर की सेल में करीब 35% का जंप, और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर की सेल में करीब 9% का जंप। हालांकि जो लास्ट की दो कंपनियां वो तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन जो ऊपर की 4 कंपनीज़ हैं इनमें लिस्टेड हैं ये कंपनियां। इन 4 में हीरो मोटो, टीवीएस, टाटा मोटर, मारुति। आप सर बजाज ऑटो की बात कर रहे थे और एम&एम की बात कर रहे थे, जिनके एम&एम के डेटा आई थिंक मॉर्निंग में आ गए थे। मैं एक बार गुजरात और बजाज ऑटो के और डेटा देख लेता हूं। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें सर। देखिए बजाज ऑटो में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 46 डेज का बेस ब्रेकआउट था, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जरूर स्टॉक एक्सटेंडेड है। 1 से 2 दिन की करेक्शन अगर मिल जाती है तो स्टॉक में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 10,900 मेजर सपोर्ट है। अगर स्टॉक 10,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 11,500, 11,750 ये 2 टारगेट मिलेंगे। इसके बाद टीवीएस मोटर हमको अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर में ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट था स्टॉक फ्राइडे को, आज के सेशन में कुछ हद तक कंसोलिडेशन है, बट इवेंचुअली फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। ऊपर में समवेयर अराउंड 3,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसके अलावा हमने अशोक लीलैंड काफी समय से रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन स्टॉक अब टारगेट के पास है तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो मारुति, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, ये 3 स्टॉक्स हमको काफी अच्छे लग रहे हैं। और एकदम शॉर्ट टर्म 5 से 8 दिन की ट्रेडिंग करनी है तो हीरो मोटो की जा सकती है, लेकिन वो सजेस्टेड नहीं रहेगा कि 5 से 8 दिन आप इस डेटा पे रिएक्ट करें। थोड़ा सा 2 से 3 हफ्ते के बेसिस पे अगर रिएक्शन देंगे तो पूरा पोटेंशियल प्ले करने के लिए मिलेगा। तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और मारुति, ये 3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो, टीवीएस और मारुति। अगर मैं बजाज ऑटो के डेटा देखूं तो वो भी आ चुके हैं। इनकी जो टोटल बिक्री रही है वो 3,97,804 यूनिट रही है, एज़ कम्पेयर टू 3,41,000
648 यूनिट के मुकाबले, तो ये 16% का जंप है। अगर इनकी डोमेस्टिक सेल देखें तो काफ़ी शानदार 30% की ग्रोथ। एक्सपोर्ट सेल थोड़ी सी स्लगिश रही है 2% की ग्रोथ के साथ, तो इसलिए जो ग्रोथ आई है ओवरऑल वो करीब 16% आई है। और हमने देखा कि बजाज ऑटो का शेयर 9,000 की रेंज से अब 10,600 की 800 की रेंज पर कामकाज कर रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस काउंटर ने दिखाई है। साथ ही टीवीएस मोटर पर भी सर का बुलिश व्यू है और टीवीएस मोटर की ग्रोथ में भी टीवीएस मोटर की जो अगस्त बिक्री ग्रोथ है वो 13% रही है, यहाँ पर भी एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला। साथ ही मारुति में भले ही 4% का सेल डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अंशुल जी को ठीक लगता है ये काउंटर। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी सेल्स डेटा आ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अगस्त में जो इनकी माफ़ कीजिएगा पैसेंजर बिक्री जो है उसमें 16% का जंप देखने के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सभी के डेटा जो आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं, और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक्सपोर्ट्स भी हैं वो भी ठीक ठाक रहे हैं। 26% का जंप देखने के लिए मिला है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के डेटा ठीक हैं, टीवीएस के अच्छे डेटा हैं, बजाज ऑटो के अच्छे डेटा हैं, और हीरो मोटो के थोड़े फ्लैटिश हैं। टाटा मोटर्स और मारुति यहाँ पर थोड़ा सा डेटा में नेगेटिविटी थी, लेकिन अंशुल जी को मारुति फिर भी ठीक लगता है। सर, कोई ऑटो एंसिलरी काउंटर भी आपकी रडार पर है जब ऑटो सेक्टर की जो डेटा आ रहे हैं वो मिले जुले आ रहे हैं, ऑन द पॉजिटिव साइड ही मैं कह सकता हूँ? देखिए विपुल जी, विवेक जी, मदरसन सुमी काफी अच्छा लग रहा है। मदरसन सुमी में एक अपना पैटर्न बन रहा है, लेकिन स्टॉक को प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रीवियसली रैली अच्छी थी, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन थोड़ा सा और लंबा चल जाए। तो इस स्टॉक में 200 रुपए के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। 200 रुपए निकलता है तो मदरसन फिर बाई करके चलना चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस 190 का आएगा, टारगेट 240 का आएगा। अगेन मैं रिएटरेट कर देता हूं कि इसको प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, ब्रेकआउट पे ही बाई करना है 200 रुपए के ऊपर। जी, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी 39 रुपये बढ़ा दी गई हैं जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके द्वारा। अंशुल जी, आप शो की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर बुलिश भी थे सर, कुछ ट्रिगर भी मिल रहा है, क्रूड ऑयल भी नीचे आया है। इंटरनेशनल मार्केट में $80 के ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन ही नहीं कर पाता है, जैसे ही जाता है वैसे ही कुछ ना कुछ खबर आती है और वो $75-76 पर आ जाता है, विच इज़ ए पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ऑल द OMCs। सर, कैसे देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के शेयर्स को? देखिए विवेक जी, इसको आपको देखना है तो आपको क्रूड को बहुत ध्यान से देखना होगा। क्रूड में 101 हफ्ते का ट्रायंगल है, यूएस ऑयल की बात कर रहा हूं मैं। $72 पे एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होगा और टारगेट जो बनेगा वो लगभग बनेगा पहले ट्रायंगल का लो 64 और उसके बाद ये ट्रायंगल का टारगेट कंप्लीट करेगा लगभग $52 के आसपास। तो $20 की डाउन साइड क्रूड ऑयल में दिख रही है $72 टूटने के बाद, और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इनके बॉटम लाइंस को बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। आईओसी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। हिंद पेट्रो ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट के टाइम हमने रिकमेंड किया था। अब फॉलो थ्रू मूव मिल रही है स्टॉक में एक वापस से फ्लैग बनाने के बाद। चूंकि 3 दिन चल चुका है तो एक करेक्शन 2-3 दिन की साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं बाई नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। 2-3 दिन 4 दिन कंसोलिडेट कर लेता है तो फ्रेश बाई बनेगा हिंद पेट्रो पे, बट आईओसी को करंट मार्केट प्राइस से बाई किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, आज सुबह मैंने अपने क्लाइंट्स को आईओसी बाई कराया है। बिल्कुल, आईओसी सर ने बाय कराया और यहाँ पर कुछ ट्रिगर्स भी मिलते हुए क्रूड ऑयल की तरफ से भी सपोर्ट, साथ ही जो दूसरे प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उनके दाम बढ़ा रहे हैं, तो इनके मार्जिन्स बढ़ने की डेफिनेट सी उम्मीद है। सर, एनबीसीसी यहाँ पर 2 शेयर के बदले 1 शेयर का बोनस मिलेगा। बोनस की रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर तय की गई है। कैसे देख रहे हैं एनबीसीसी में, कुछ अपॉर्चुनिटी है बोनस तक? देखिए एनबीसीसी में एक ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक में और स्टॉक उसी दिन इंट्राडे में चला था लगभग 16%, लेकिन क्लोज होते होते ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आके क्लोज किया था। नेक्स्ट डे भी अटेम्प्ट किया था, थर्सडे को फेल रहा, फ्राइडे को डाउन साइड मूव आई है। तो अब यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा 183, लेकिन ब्रेकआउट जिस हिसाब से फेल हुआ है हाई लाइकली है कि स्टॉक में 165 तक का डाउन मूव आ सकता है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे सजेस्टेड नहीं है। 183 टूटता है तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स को अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए। नीचे में 165 आता हुआ दिख रहा है 183 के नीचे, तो अब अगर आपके पास लॉन्ग है तो 183 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। जी
साथ ही सर एक और इम्पॉर्टेंट खबर और उसका इम्पैक्ट भी है। आज जीएसपीएल गुजरात गैस, जीएसपीसी और जीएसपीसी एनर्जी का मर्जर होगा और उसके बाद जो गुजरात गैस का ट्रांसमिशन बिजनेस होगा उसको अलग किया जाएगा और लिस्ट कराया जाएगा। आज जीएसपीएल और गुजरात गैस, चूँकि ये दो ही काउंटर लिस्टेड हैं इन चारों में से, और दोनों में ही पॉजिटिव साइड पर मूव है। गुजरात गैस करीब 10% ऊपर और साथ ही जीएसपीएल में भी करीब 4 से 5% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। कोई काउंटर आपको लगता है इन दोनों में कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बची है वो जिसमें? देखिए, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में तो अपॉर्चुनिटी निकल गई है, लेकिन जीएसपीएल हमको यहाँ से थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट कर लेता है, 2-3 दिन की इनसाइड बार मिल जाती है, तो वापस से फ्रेश बाय रिकमेंडेड रहेगा। क्योंकि अभी यहाँ से कम से कम 8 से 9% की मूव दिख रही है, यानी 30-35 रुपए की और अपसाइड 500 रुपए तक की बन सकती है। बट कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 12 दिन की नॉन स्टॉप मूव हो चुकी है जीएसपीएल में, तो कंसोलिडेशन और पुल बैक में जाएगा। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ऊपर में जीएसपीएल 500 रुपए तक लग रहा है। दूसरा गुजरात गैस, ये थोड़ा स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है, लेकिन आज रेजिस्टेंस से पलटा है, तो प्रीएम्प्टिव एग्रेसिव ट्रेडर्स को बाई करना चाहिए। सेफ ट्रेडर अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेते हैं तो 690 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए। फिर उसके बाद स्टॉक में लगभग 60 से 70 रुपए की अपसाइड बनेगी, तो 690 के ऊपर सेफर साइड बाइंग रहेगी 750-760 के टारगेट के साथ। जी सर, एक खबर जो कि हमारे दर्शक भी काफ़ी पूछते रहते हैं इन शेयरों के बारे में, एसजेवीएन, एनएचपीसी, रेलटेल और सोलर एनर्जी, ये चारों ही कंपनियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये सरकार की जो नवरत्न कंपनियां होती हैं उसकी लिस्ट में शामिल हो गई हैं। नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल होने पर बहुत तरह के बेनिफिट्स भी होते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इन चारों काउंटर्स को? देखिए, चारों काउंटर में लगभग 3 काउंटर है जिनके चार्ट मुझे दिख रहे हैं। सोलर इंडस्ट्री का चार्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी 3 काउंटर्स में बाइंग क्लाइमैक्स है और मैं कंप्लीटली सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। बजट के आसपास से अभी भी मुझे किसी तरह का बेसिंग आउट पैटर्न नहीं दिख रहा है। किसी भी तरह की अच्छी न्यूज आती है और उसमें स्टॉक रैली करते हैं तो आपको एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। यहां से भी 15 से 20% डाउन साइड मूव अगर आती है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं रहूंगा। तो अच्छी न्यूज पे अगर रैली करते हैं तो सेल ऑन रैलीज की सलाह रहेगी। डाउन साइड अभी भी यहाँ से 20-22% की दिख रही है, तो मैं तीनों में किसी तरह की फ्रेश बाइंग तो नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बल्कि रैलीज मिलती है तो सेल किया जाना चाहिए। जी, इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, आजकल कौन से डेटा पढ़ रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर? जी, तो देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है, तो उसके हिसाब से आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस पर एक ट्रेड बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए साहब, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें, मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर वीक है निफ्टी के लिए, यहाँ पर 25,488, 550 का ऊपर का जोन और नीचे 24,065, 24,085, ये जो जोन है ये 2% का जोन है। इसमें आपको इस वीक में 5 सितंबर तक ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। आपको 24,065 का जहां ब्रेकआउट मिला था सर, वो देखिए अब वही बेस बनता हुआ दिखाई दिया है 25,500 के पुट राइटर का। तो देखिए 25,065, 25,085 का बेस, 25,488, 550 का ऊपर का रेजिस्टेंस, और अगर ये किसी तरीके से ब्रेक डाउन होता है तो अच्छा बेस 24,950, 990 पे बाय ऑन डिप्स का बना रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,152, 193। तो ये है निफ्टी का व्यू। प्ले कैसे करेंगे आप, तो इसको देखिए सर, अगर आपको प्ले करना है तो ये वीक तो देखिए निकल जाएगा अभी, तो थीटा डिके होगा, कंसोलिडेशन हो जाता है बाजार का, तो 25,300 का कॉल खरीदे 26 सितंबर का। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स करें, आप करंट भाव पर भी खरीदे, 242, 204 तक खरीदे, 133 का स्टॉप लॉस रखे। पोजिशनली आपको 456 तक के लेवल्स में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखें तो जो ट्रेडिंग रेंज है वो 51,075, 51,160 से ऊपर की तरफ 51,750, 870, ये 1.6% की ट्रेडिंग रेंज है सर। नाउ जब तक 51,075 का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली अगर आप देखें तो 51,500 के पुट और कॉल राइटर का जोन है पूरा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसी में पूरी ट्रेडिंग हो जानी है। मैक्स टू मैक्स गिरावट आती तो 50,830, 860, 938, ये जो बेस था लास्ट वीक का, वहीं पर बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 51,440, 550, ये वही जोन है जिसको पूरा वीक पिछले वीक तोड़ नहीं पाया। 51,500 का 22 अगस्त के से लगभग ये पुट कॉल
राइटर का बेस बना हुआ है। तो प्ले कैसे करें? बैंक निफ्टी के 51,300 का कॉल इस वीक का, तो अभी देखिए 4 सितंबर को खत्म हो जाएगा। तो 51,300 का कॉल खरीदे, बाय ऑन डिप्स करें 852 तक, एक 730 का स्टॉप लॉस रखें, 1276 तक आपको पोजीशन ही देखने को मिलेगा सर। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।